नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में दिवाली से दिवाली तक। और आज हम हैं एनएसई से, जो कि इंडिया का तो लार्जेस्ट एक्सचेंज है ही, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का भी सबसे बड़ा एक्सचेंज है। और मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं। एस नरेन सीआईओ हैं वो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। इंडिया के बिगेस्ट फंड मैनेजर्स में इनकी गिनती होती है और बेस्ट नोन फंड मैनेजर्स इंडिया के। नरेन, स्वागत है आपका, और सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी व्यूअर्स का भी दिवाली शुभकामनाएं। तो नरेन, कैसा फील कर रहे हैं? जब ये संवत स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी नेगेटिविटी थी दुनिया की, इस पूरी मार्केट में ये संवत एक्चुअली काफ़ी ख़राब रहा है, लेकिन हमारी मार्केट ने जो सेकंड हाफ में रिकवरी स्टेज की है उससे ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए हैं। जबकि इतनी एफआई की सेलिंग हुई है उसके बाद भी मार्केट गिरा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रांग रही। तो आप कैसे देख रहे हैं जब हम नए संवत में जा रहे हैं? तो मैंने सोचा था कि मार्केट यहाँ से लोअर रहेगा, लेकिन मार्केट बहुत स्ट्रांग रहा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के कारण। एक कारण डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स था, दूसरा कारण 2020 में गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ने बहुत अच्छा काम किया। वो साल में ग्लोबल सेंट्रल बैंक और ग्लोबल गवर्नमेंट्स ने बहुत पैसा प्रिंट किया। उतना पैसा इंडिया में प्रिंट नहीं किया था, इसलिए ये लास्ट 1 ईयर उतना इन्फ्लेशन नहीं आया इंडिया में, इसलिए इंडिया का मार्केट रेजिलिएंट था। और मैंने सोचा था कि यहाँ से कम गया होगा मार्केट, और मार्केट यहाँ से अच्छा रेजिलिएंट था। बट अभी भी अगला 3 महीने या 6 महीने के लिए मार्केट का वॉलेटिलिटी हो सकता है, और हम नहीं बता सकता है कि वर्स्ट पॉइंट हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं बता सकते हैं। और इन्वेस्टर्स अभी भी केयरफुल रहना चाहिए, यही हमारा व्यू है अभी भी। नरेन, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे हिंदी में बात करके। तो ये तो आपने बताया, एक फैक्टर गिनाया कि जो ग्लोबल मनी प्रिंटिंग हुई हमने वो नहीं किया, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन शायद हमारे लिए इतना बड़ा इशू नहीं बना, बाकी सबके लिए तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। तो आप क्योंकि इन सबको ट्रैक करते हैं, ये जो अमेरिका में हो रहा है इंटरेस्ट रेट हाइक, बॉन्ड यील्ड, इन्फ्लेशन, ये कहाँ तक लेके जाएगा? क्योंकि सब ये पूछ रहे हैं कि टर्मिनल रेट क्या होगा और उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट आ सकता है। हालांकि इतना अभी तक एफआई सेलिंग का हम पे इम्पैक्ट नहीं आया है, लेकिन क्या ये एफआई सेलिंग ऐसे ही चलती रहेगी अगर ये रेट इस तरह से बढ़ते रहे तो? इतना टाइम के लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अच्छा। अगला 6 महीने में सब प्रॉब्लम्स कम हो जाएगा। हमारा व्यू है कि अगला 6 महीने में प्रॉब्लम्स कम हो जाएगा, लेकिन अगला 6 महीने में क्या होगा हमको पता नहीं है। और ये प्रॉब्लम इंडिया का प्रॉब्लम यूएस का इन्फ्लेशन प्रॉब्लम से क्या हुआ कि यूक्रेन का वॉर के कारण जो ऑयल का दाम बढ़ाया और सभी एनर्जी प्राइस का ऊपर गया, वही प्रॉब्लम बढ़ा हुआ। इसके कारण क्या हुआ कि कोल का प्राइस ऊपर गया, गैस का प्राइस ऊपर गया, ऑयल का प्राइस ऊपर गया, उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ा हुआ। अगला 2 महीने में सपोज यूक्रेन वॉर बंद हो गया, वो बेनिफिट बहुत आएगा। और इंडिया के लिए इन्फ्लेशन से यूक्रेन वॉर का प्रॉब्लम बढ़ा हुआ, और यूक्रेन वॉर बंद होके ऑयल का दाम सपोज $70 हो गया, वो बेनिफिट इंडिया को बहुत अच्छा आएगा। और ये हमारा कंट्रोल में नहीं है। मुझे भी पूछ सकता है, कल भी पूछ सकता है, मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा कब यूक्रेन वॉर बंद होगा। लेकिन वो इम्पोर्टेंट है कि कब ऑयल का दाम कम होगा, कब कोल का दाम कम होगा, कब गैस का दाम कम होगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। बट फिर भी हमारा व्यू है कि अगला 6 महीने में सब प्रॉब्लम्स कम हो सकता है, लेकिन अगला 6 महीने में वॉलेटिलिटी बहुत भी हो सकता है। तो अगले 6 महीने में आप रिटेल इन्वेस्टर्स को कहेंगे कि जो डिसिप्लिन के साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसी को कंटिन्यू करें? एसेट एलोकेशन में क्या एडवाइस रहेगी आपकी? हमारा प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया का वैल्यूएशन कम नहीं है, इसलिए क्या है कि अगला 6 महीने में डाउनसाइड का रिस्क कम होगा, लेकिन अपसाइड इंडिया में कम हो सकता है बाकी कंट्रीज से। अच्छा। क्योंकि इंडिया का मार्केट वर्ल्ड में वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मार्केट है, बाकी मार्केट्स बहुत सस्ता हो गया। इसलिए जब रैली आएगा, इंडिया का मार्केट का रैली कम हो सकता है बाकी मार्केट से। हर एक मार्केट का वैल्यूएशन इंडिया का मार्केट का हाफ है अभी। यूएस के अलावा बाकी मार्केट सब हाफ है। इसलिए क्या है कि जब मार्केट में रैली आएगा 3 या 6 महीने के बाद, वो रैली बाकी मार्केट्स में बड़ा रैली आ सकता है, क्योंकि करेक्शन भी उतना है
आप देखें तो हर एक मार्केट 30% गिरा है। हाँ। इंडिया का मार्केट 0 गिरा है। हाँ। इसलिए वहाँ का रैली इंडिया से ज़्यादा आ सकता है, यही हमारा व्यू है। लेकिन वर्स्ट अगला 6 मंथ्स में ख़त्म हो जाएगा, और इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि सभी इन्वेस्टर को डेट में भी इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि 1 साल या 2 साल पहले डेट में रिटर्न बहुत कम था। हाँ। अभी और एक इंटरेस्ट रेट हाइक आएगा, उसके बाद तो डेट में भी रिटर्न अच्छा मिलेगा, डेट म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न अच्छा मिलने का स्कोप है। ठीक है, तो डेट म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाएं, सिर्फ इक्विटी में ना लगाएं पैसा। और अगले 6 महीने थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, उसके लिए तैयार रहिए, लेकिन डिसिप्लिन तो इन्वेस्टर्स ने रखा ही है। जो चीज़ क्लियरली स्टैंड आउट हुई है पिछले 6 महीने में कि जितने भी डोमेस्टिक इकॉनमी वाले स्टॉक्स हैं नरेन, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, चाहे वो ऑटोज़ हों, चाहे बैंकिंग हो, चाहे सीमेंट हो, और जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं जैसे आईटी है, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम रही है। तो ये जो बाईपोलर नेचर मार्केट का रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा या फिर दोनों तरफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं? नहीं, वो 6 महीने के बाद यहाँ जो सेक्टर बहुत ख़राब किया है, आईटी जैसा सेक्टर, वो सब सेक्टर इम्प्रूव होने का स्कोप है, क्योंकि जो सेक्टर का बहुत कम ज़्यादा गिरा है, वो सेक्टर रिवर्स होने का स्कोप है। वो सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा जब ग्लोबल मार्केट ऊपर चलेगा, वो समय में आईटी जैसा सेक्टर चलने का भी स्कोप है। हाँ, हमारा व्यू है कि जो सेक्टर आउट परफॉर्म किया है वो कम ऊपर जाएगा, और जो सेक्टर बहुत गिरा है वो सेक्टर ऊपर जाने का स्कोप ज़्यादा है, वही हम सोच रहे हैं अभी। ठीक है, तो अभी बैंकिंग पे क्या व्यू है आपका? क्योंकि बैंकिंग काफ़ी स्ट्रांग रहा है और हर रैली में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन बैंकिंग ने ही दिखाया है, तो वहाँ पर क्या व्यू है आपका? हमारा व्यू अच्छा है, लेकिन क्या है कि अभी यहाँ से अगला 3 से 6 महीने में जो वॉलेटिलिटी रहेगा, वो वहाँ बैंकिंग में भी असर आ सकता है, क्योंकि सभी इन्वेस्टर्स के पास बहुत बैंकिंग स्टॉक है। फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अभी नॉन परफॉर्मिंग लोन का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, और रिज़ल्ट भी देखेंगे तो बहुत सारा बैंक का रिज़ल्ट अच्छा आया है, इसलिए फंडामेंटल्स का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सभी फंड में देखेंगे तो 100 रुपीज़ में 30 रुपया बैंकिंग स्टॉक्स में है, इसलिए कोई रिडेम्पशन आता है तो बैंकिंग स्टॉक्स बेचना पड़ता है, इसके कारण ही बैंकिंग स्टॉक्स गिरा था पहले। इसलिए हमारा व्यू है कि बैंकिंग का फंडामेंटल्स अच्छा है, बट सेक्टर वॉलेटाइल रहने का स्कोप है। सेक्टर वॉलेटाइल रहने का स्कोप है। नरेन, इस साल चैलेंजेस क्या क्या होंगे मार्केट्स के लिए? जैसा आपने कहा कि अगले 6 महीने शायद थोड़े वॉलेटाइल और टफ भी रह सकते हैं, तो क्या क्या मेन चैलेंजेस होंगे? चैलेंजेस क्या हो गया कि इंडिया का वैल्यूएशन अभी चाइना का वैल्यूएशन से देखेगा तो डबल है, कोरिया ताइवान का वैल्यूएशन से देखेगा तो बहुत डबल है। जब यूक्रेन वॉर सेटल होता है, यूरोप का वैल्यूएशन बहुत कम हो गया, जापान का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है। अभी चैलेंज क्या है कि इंडियन वैल्यूएशन इक्विटी में बहुत ज़्यादा है बाकी कंट्रीज़ देखेंगे तो, क्योंकि हर एक मार्केट 20 से 30% गिरा है, इंडियन मार्केट गिरा नहीं है, इसलिए वैल्यूएशन डिफरेंशियल के कारण इंडियन मार्केट सस्ता नहीं है, वही एक चैलेंज है। आउटलुक 5 साल देखेंगे तो अच्छा है, लेकिन नियर टर्म में वैल्यूएशन भी देखना पड़ता है, और उसमें इंडिया सस्ता नहीं है, वही एक प्रॉब्लम है। लेकिन इंडियन कंपनीज अच्छा है, और इंडियन इकोनॉमी भी अच्छा है, और इंडियन आउटलुक भी डिसेंट है। बाकी कंट्रीज़ में आउटलुक में रिस्क है, वही उसके कारण ही इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी अच्छा गया है। ठीक है, तो इंडियन वैल्यूएशन का थोड़ा सा एक रिस्क है नियर टर्म में, और थोड़ा सा इंडियन मार्केट इस समय महंगा लग रहा है, लेकिन अगर आपका 5 साल का नज़रिया है तो शायद इतना एक्सपेंसिव ना लगे। तो नरेन, ये जो इनफ्लोज हैं, आपको लग रहा है कि ये अभी भी पीक नहीं हुए हैं? जो मैं डोमेस्टिक इनफ्लोज की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा इंडिया में डाला है, मेरे ख्याल डीमैट अकाउंट्स करीब 10 करोड़ के करीब हम पहुँच गए हैं। मैं एक बात कर रहा था कि शायद $5 बिलियन मंथली सिर्फ डोमेस्टिक हाउस होल्ड से मार्केट में आ सकता है आगे जाते हुए। आपको लग रहा है कि ऐसे नंबर्स आ सकते हैं, और अगर ऐसे नंबर्स आएंगे तो क्या ये मार्केट को और आगे काफ़ी ऊपर तक ले जा सकते हैं? हो सकता है, क्योंकि इंडिया इकोनॉमी बड़ा है और अभी भी रिडेम्पशन भी बहुत है। ग्रॉस इनफ्लो $5 बिलियन है, नेट इनफ्लो $5 बिलियन नहीं है। इसलिए हमारा व्यू है कि जो हम 2017 में नेट इनफ्लो देखा,
उतना भी लास्ट 2-3 मंथ्स में नहीं है। इसलिए हमारा व्यू है कि हो सकता है कि अगला 3 साल के बाद देखेंगे तो ये नंबर कम भी हो सकता है, ये कम नंबर दिखेगा, वो समय में ज़्यादा नंबर हो सकता है, नंबर ऊपर जा सकता है। लेकिन इन्वेस्टर्स को हम क्या बताते हैं, डेट में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड, हमने बैलेंस्ड एडवांटेज जैसा कैटेगरी, मल्टी एसेट जैसा कैटेगरी को भी इन्वेस्ट करने को बोला है, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने को बोला है अभी, क्योंकि जब यूएस फेड लास्ट रेट हाइक करता है उसके बाद गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाने का बहुत स्कोप है, इसलिए वहाँ भी इन्वेस्ट करने को बोल रहे हैं। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नरेंद्र से ये कॉन्वर्सेशन जारी करेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।